Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. मैं अरुणा डालमिया, मैं अक्षय प्रतिष्ठान संस्थान की चेयरपर्सन हूँ। जब हमने देखा कि इस तरह के बच्चे इस एरिया में बहुत बेकारी से घूम रहे हैं, जिनको कोई देखने भालने वाला नहीं, तो लगा कि भाई इनके लिए कुछ करें, इनको पढ़ा लिखा के किसी लायक करें। और जिस समय खोला था उस समय पोलियो के बच्चे थे जिनको कोई दिमागी प्रॉब्लम नहीं था, तो लगा ये कुछ बन सकते हैं। रोज ही चुनौती रहती है, मैं क्या बताऊँ। रोज ही ये रहता है कि आज इस हेड में कहीं से फंड आना चाहिए। हमारी तो चुनौती सिर्फ फंड रेजिंग है, क्योंकि उसके बिना चलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी रही कि जब जितनी ज़रूरत होती कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, लेकिन एफर्ट तो करना पड़ता है। इंसानियत होनी चाहिए, वही धर्म है। मनुष्य का धर्म है यह मानवता, जो मानवता के गुण हैं, जो अपना लेता है वही उसका धर्म है। मेरा जन्म स्थान कानपुर है। 1940 में मेरा जन्म हुआ और बचपन कानपुर में ही व्यतीत हुआ। मेरी शिक्षा कानपुर में ही हुई, घर में हुई, कुछ कॉन्वेंट स्कूल में हुई, लेकिन मैं ज़्यादा आगे नहीं पढ़ पाई क्योंकि मेरा विवाह 15 साल की उम्र में ही हो गया था। मैं विवाह होकर के दिल्ली ही आई। पहले उन दिनों इंटरमीडिएट होता था, तो इंटरमीडिएट ही कर रही थी, लेकिन उसी बीच में विवाह का कार्यभार शुरू हो गया। जैसा कि हम लोगों के परिवार वालों काफ़ी दकियानूस थे कि छोटी उम्र में ही शादी कर देनी चाहिए, नहीं तो लड़कियां एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। तो मैं फिर शादी के बाद मैं आगे नहीं पढ़ पाई, फिर आके मैं दिल्ली ही रही। मेरा परिवार सिंघानिया परिवार कहलाता है, जो कि आज के समय में जेके उद्योग के नाम से प्रतिष्ठित है। मेरे पिताजी परिवार के सबसे बड़े थे और मैं उनकी सबसे छोटी लड़की थी, इसलिए बहुत लाड़ प्यार में भी था। मेरे पिताजी सर पदमपत जी सिंघानिया, वो इतना अपने समाज में उस समय जब मैं छोटी थी इतना उनका नाम था और इतने कर्मठ रहे हैं कि उन्होंने जीवन भर इस उद्योग में अपने आप को इतना समर्पित रखा। उसके बचपन से हम लोगों को देख के यही शिक्षा मिली कि मनुष्य को कभी निकम्मा नहीं बैठना चाहिए, चाहे कुछ भी योग्यता हो, जो भी योग्यता हो उसके अनुसार काम करे और दिल से काम करे, मेहनत से काम करे। तो उनको ये देख करके कि वो इतने प्रतिष्ठित हैं और इतना सादा जीवन, जो अपना दो जोड़ी कपड़ा रखते हैं। मेरी माँ भी बहुत सादगी से रहती थी, उनका नाम अनुसुईया देवी सिंघानिया था। और उन लोगों से भी इतनी छोटी उम्र में क्या महसूस कर सकता आदमी, आप सोचिए। अगर 15 साल में शादी हुई तो 13 साल में सगाई हो गई, कुछ समझ ही नहीं आता था। लेकिन वो युग ऐसा था कि सभी के परिवार में होती थी, तो इसलिए कुछ नवीन अजीब सा नहीं लगा। मेरी दादी माँ तो खैर बहुत ही सादगी से रहती थी, एक टाइम रोटी खाती थी, गंगा स्नान करती थी। 90 वर्ष की उम्र में उनका शरीर छूटा, चलते फिरते गई। तो सबको देख के परिवार में, और बड़ा परिवार था, मेरे पिताजी वगैरह 3 भाई, और हम लोग सब साथ में ही रहते थे उस समय। तो सब इतने बड़े परिवार के बीच में रहकर इतना कुछ सीखने को मिलता है, जो आज के समय को देख के लगता है कि छोटी सी चीज़ भी होती है। बोले बच्चों को मंदिर में जाना तो ट्रेनिंग दिलवाओ, कैसे प्रणाम करते स्कूल भेजो। लेकिन इतने बड़े परिवार में रहने से सब कुछ पार्ट ऑफ द लाइफ हो जाता है।
रोज़ का दैनिक कार्यक्रम, शिष्टाचार, बड़ों के प्रति आदर, छोटों के प्रति त्याग, बहुत कुछ सीखने को मिला। और वो आज के दिन हम लोगों के जीवन की वही संपत्ति है। हम लोग 5 भाई बहन थे। मैं सबसे छोटी थी। बड़े गोपाल कृष्ण जी सिंघानिया थे, जिन्होंने रेमंड वुलन मिल बम्बई में उसको संपन्न किया। और उससे छोटे डॉक्टर गौरहरि सिंघानिया, फिर उससे छोटे गोविंद हरि सिंघानिया, फिर श्याम हरि। तो ये लोग सब कानपुर में अपना इतना बड़ा व्यापार था, सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते थे और सबका बहुत मेरे से स्नेह था। लेकिन अब चारों नहीं है। मेरी शादी 1955 में हुई। मैं 15 साल की थी। और पिताजी श्री जयदयाल जी डालमिया मेरे ससुर जी, कृष्णा देवी डालमिया मेरी सास, और मेरे पति नरहरि डालमिया। बड़ा परिवार मिला क्योंकि ये लोग 9 भाई बहन रहे। और सबसे मुझे हरदम बहुत दुलार मिला। बच्चों से छोटे बच्चों से आदर मिला। पिताजी लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। तो सब मुझे लगा ही नहीं कि ससुराल है। उसी तरह इतने बड़े परिवार में धीरे धीरे आज पता चला रहे 80 वर्ष के हो गए। समय कहाँ गया कुछ पता नहीं चला। अब तो ये रिटायर हो गए हैं। 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटा एक बेटी। मेरे बेटे का नाम पराग डालमिया और बेटी अर्चना गुजराल। मेरे बेटे के 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां और 1 लड़का। उसका नाम कृतिवास डालमिया लड़के का, और लड़कियां रसालिका और सौदामिनी। तो उसने अपना एक कॉफ़ी का व्यापार शुरू किया है। तो विश्व की सब जगह के कॉफ़ी के सीड्स मंगा के और उनको ब्रू करता है और फ्रेशली रोस्टेड कॉफ़ी मार्केट करता है। तो छोटा सा उसका व्यापार है। तीनों भाई बहन एक साथ करते हैं काम। और पराग तो अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह देखते हैं। और लड़की भी सेटल, अर्चना भी सेटल हो गई है। उसके भी 2 बच्चे हैं। उसकी एक बेटी विदेश में रहती है, शादी हो गई। उसका बेटा उसके पास रहता है और उनके भी 1-1 बच्चियाँ हैं। तो ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए। अब हम लोग अपना अपना अलग रहने लग गए हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो गया परिवार। 7 भाइयों का परिवार, सोचिए, मल्टीप्लाई करें। तो अब सब अलग अलग रहने लगे। सबका अपना अपना व्यापार, अपनी अपनी किस्मत। लेकिन सब में अभी भी बहुत प्रेम है। कुछ भी होता है परिवार में तो सब साथ में सुख दुख में खड़े हो जाते हैं। बच्चे बड़े हो गए तो कुछ विशेष करने को नहीं रहा। इतने लोग थे घर में और भी बहुत बहुएं थी। तो मैं ट्रस्ट के कार्यालय में थोड़ी देर चली जाती थी। फिर धीरे धीरे समाज में जब लोगों से संपर्क होने लगा तो कुछ ऐसी संस्थाएं जो कि सेवा से जुड़ी हुई थी, जैसे वॉर विडोज़ हैं, वॉर विडोज़ एसोसिएशन में मेरा मिसेस मोहिनी गिरी के साथ काफ़ी संपर्क रहा शुरू से। फिर हम लोग इसी तरह से कहीं बाढ़ आ गई, कहीं लड़ाई हो गई, कहीं कुछ हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, तो उस समय जैसे सब लेडीज़ समाज सेविका के रूप में लग जाती थी। फिर इस तरह से छोटे छोटे काम करती थी जहाँ जब ज़रूरत हुई। फिर उन्हीं संस्थाओं में जब मैंने देखा कि ऐसे बच्चे आते हैं जिनको कोई देखने वाला नहीं, क्योंकि आज से 30-40 साल पहले विकलांगता बहुत थी, पोलियो के बच्चे बहुत होते थे। तब मेरे को लगा कि कुछ काम किया जाए इनके लिए। तो एक कॉलोनी में थोड़े से बच्चों के साथ 20-40 नॉर्मल 40 विकलांग बच्चों के साथ छोटा सा स्कूल उनके माता पिता ने कहा शुरू करो, तो पार्क में शुरू किया, दक्षिणपुरी के इलाके में। फिर वहाँ ये लगा कि अब तो ये बढ़ गया है और वो लोग भी 1 साल से ज़्यादा नहीं दे रहे थे वो जगह। फिर जगह की खोज करनी शुरू करी। तो खोज करते करते DDA में, LG के पास, जगमोहन जी, फलाना ठिकाना जाते जाते फिर ये जगह मिली। तो इसके लिए अप्लाई किया था जब इसका रेट 8 लाख था। जब ये मैच्योर हुआ जब 40 लाख हो गया। अब इतना डिफरेंस। तो मैं स्कूल खोलने वाली नहीं थी, मैं एक पुनर्वास केंद्र खोलना चाहती थी। लेकिन जब ये इतनी बड़ी ज़मीन इतने दाम में, तो उन्होंने कहा आप आधा पैसा दे दीजिए और आधे में प्लेग्राउंड बन जाएगा, स्कूल ले लीजिए। तो मेरे को स्कूल चलाना पड़ा। फिर धीरे धीरे इसका कार्यक्रम शुरू हुआ, पैसा मांगना शुरू किया लोगों से, क्योंकि मेरे पास उस समय 0 था। मतलब इसका कोई परिवार से संबंध नहीं था, टोटली NGO है।
फिर प्रभु की कृपा से जहाँ मांगने गए वहाँ मिल भी गया और धीरे धीरे इमारत बनने लगी। आज ये 30 वर्ष की हो गई। सोचते सोचते नाम आया कि अक्षय मीन्स जिसका कभी क्षय नहीं होगा। तो ये स्वयं ही फूट के निकला अपने मन से। फिर हमारे बाबा ने, हम जाते थे बाबा के पास, राधा बाबा के पास गोरखपुर, तो उन्होंने कहा कि इस तरह का काम बिटिया बहुत अच्छा विकलांगों के लिए करेगी, ज़रूर कर। तो अब ये एक समन्वित शिक्षण प्रणाली है यहाँ, जहाँ आधे बच्चे विकलांग और आधे सामान्य साथ साथ पढ़ते हैं। जैसे एक रेगुलर स्कूल होता है, नर्सरी से क्लास 8 तक, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत, और जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी। तो अब 31 वर्ष का हो गया। और यहाँ स्कूल के साथ साथ बच्चों को पूरा, जिसको बोलते हैं ना, होलिस्टिक अप्रोच है, जिसमें पूरा थेरेपेटिक भी है, मेडिकल सर्विसेज भी है, स्किल डेवलपमेंट भी, स्पोर्ट्स, कल्चर इत्यादि सब कुछ। और विज़न तो यही है कि ये स्कूल अच्छे से अच्छा चले और जो भी बच्चे यहाँ से निकलें वो सड़क पर भीख नहीं मांगें। तो अभी तक जितने भी बच्चे निकले हैं उनमें से 90% लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं। विशेष करके जो सक्षम नहीं है, जो सामान्य, उनका मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो तो आप जानते हैं क्या कल्चर है। लेकिन वो अक्षम नहीं है, वो सक्षम है, बल्कि उनके अंदर चाह है कि हम कुछ करें। कोई मानसिक विकलांगता वाले बच्चे हैं वो बात दूसरी है, नहीं तो जो पहले वाले 1-2 बैच निकले जो कि पोलियो वाले थे, व्हील चेयर वाले थे, कैरिपर, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई दुकान चला रहा है, कोई रिसेप्शनिस्ट है, कोई आगे भी पढ़ गया है कुछ अच्छा, कोई स्पोर्ट्स में आ गया है। तो इस तरह से ज़्यादा करके वो लोग कुछ कर रहे हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि जो भी यहाँ से निकलें वो कुछ अपना ज़िंदगी में नाम करें। हम लोगों को बच्चों के लिए तो सर्वे कराना पड़ता है, तो सोशल वर्कर्स जाते हैं, जगह जगह जाके सर्वे करके बच्चों को लाते हैं। फिर उनका सब IQ टेस्ट होता है, जो एजुकेबल है उनको हम ले लेते हैं, जो थेरेपी के लायक है उनको थेरेपी करवा देते हैं, और जो सीवियरली जो मानसिकता या कोई चीज़ से ग्रस्त हैं उनको हम लोग दूसरी जगह रेफ़र कर देते हैं, ऐसी संस्थाओं में। और जुड़ने का तो ये है कि लोग धीरे धीरे एक से दूसरे की जानकारी से जुड़ते हैं, कोई पब्लिसिटी तो हम करते नहीं हैं। फिर सब कुछ हम लोग बच्चों को स्कूल में फ्री प्रोवाइड करते हैं, सारी मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन और सब कुछ। तो उसके लिए फिर हमको फंड रेज़ करना पड़ता है, क्योंकि इतने लोग हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, खर्चा भी बहुत है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से थोड़ी ग्रांट भी मिलती रही है। अभी 1-2 साल से ज़रा ढीला हो गया, हिसाब आया नहीं है पैसा, लेकिन उनकी ग्रांट उन्हीं बच्चों के लिए मिलते हैं जितने बच्चे विकलांग हैं। सामान्य बच्चों की नहीं देते हैं वो, उनके लिए हमको सब रेज़ करना पड़ता है। और उनकी भी जो ग्रांट आती है वो भी बहुत कम आती है। मान लीजिए अगर 50% आती है तो वो सारा फंड रेज़ करना पड़ता है। कोई बच्चों को स्पॉन्सर करता है, कोई यूनिफॉर्म स्पॉन्सर कर देता है, कोई ऐसे चलता रहता है। बाकी तो जो कार्यरत हैं हमारे साथ, वो तो बहुत से, थोड़े से 10-15 लोग हैं, उनकी टीम ऐसी है जो वॉलंटरीली काम करते हैं। बाकी तो सारा स्कूल का पेड स्टाफ है। इसके पीछे हमारी मित्र डॉक्टर उमा तुली जी का पूरा सहयोग मिला है। उन्हीं के निर्देशन में अक्षय प्रतिष्ठान की स्थापना हुई और आज भी उनका सहयोग निरंतर मिलता रहता है। मेरे पिताजी, मेरे फादर इन लॉ, उन्होंने ही मुझे हरदम प्रमोट किया है। हालांकि अम्मा जी को लगता था कि क्या इतने लोग हैं घर में, क्या फालतू का काम कर रही है, सब कुछ छोड़ छाड़ के, हम लोग भी तो हैं, जैसे बड़े लोगों को लगता है। लेकिन पिताजी हरदम कहते थे कि मेरे को तो बहुत अच्छा लगेगा कि कोई मेरे परिवार से इस तरह का कार्य करे। और फिर बाद में तो सभी को अच्छा लगने लगा जब चल पड़ा, देखते थे, आते थे। लेकिन पिताजी ने मुझे हरदम एनकरेज किया कि तुम करो। और उन्हीं के उससे मैं फिर एक शाखा हमने राजस्थान में खोली। हम लोग चिड़ावा के हैं, जो झुंझुनू के पास जगह है, हमारा डालमिया परिवार। तो उन्होंने कहा फिर चिड़ावा में क्यों नहीं करती हो कुछ, हम तुमको जगह देंगे। फिर उन्होंने मुझे जगह दी, तो वहाँ भी एक
नहीं बड़ा इंस्टीट्यूशन चल रहा है, लेकिन स्कूल नहीं है इतना बड़ा। वहाँ पर बड़ा थेरेपेटिक सेंटर है, फिजियोथेरेपी है, और कुछ बच्चों के लिए कार्यक्रम होता रहता है, जैसे डे केयर सेंटर है, बाल विहार है। रोज ही चुनौती रहती है, मैं क्या बताऊँ। रोज ही ये रहता है कि आज इस हेड में कहीं से फंड आना चाहिए। हमारी तो चुनौती सिर्फ फंड रेजिंग है, क्योंकि उसके बिना चलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी रही कि जब जितनी ज़रूरत होती कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, लेकिन एफर्ट तो करना पड़ता है। हार्ड वर्क, कमिटमेंट और प्रभु पर भरोसा। नहीं, मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, हरदम से आदत है। मेरे घर में ठाकुर जी की सेवा है, तो सुबह वो सब उसी में थोड़ा समय निकल जाता है। फिर तैयार होकर यहाँ आ जाते हैं, तो प्रायः सुबह के टाइम तो मैं कहीं नहीं जाती हूँ, यहीं रहती हूँ 2 बजे तक। उसके बाद फिर मैं मेरा मन थक जाता है, तो फिर घर जाके खा पी के आराम करके फिर कुछ पढ़ लिया, कुछ देख लिया। कभी कहीं जाना हुआ तो मिलने चले गए, कभी कोई आ गया। बट आई लीड ए रिलैक्स लाइफ, क्योंकि मेरा 3 साल पहले स्पाइन का फ्रैक्चर हो गया था, तो उससे अब ज़्यादा मेरे थक भी जाती हूँ, और कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि आई नहीं गई नहीं, सब जानते हैं कि उसको थक जाती है। नहीं तो समाज में भी हो जाता है, कहीं ब्याह है, कहीं शादी है, कहीं कुछ है, तो मैं फिर शाम को अवॉइड करती हूँ। बस मेरा सीधा साधा जीवन है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। इट डिपेंड्स हाउ यू टेक इट। मुझे तो लगता है कि भगवान की कृपा से इतनी अच्छी ज़िंदगी मिली है, इतने अच्छे कुल में जन्म हुआ, इतने अच्छे परिवार में रहे, इतनी कृपा रही प्रभु की कि इतना कुछ कर सकूं। तो इससे अच्छा, और सारे सुख प्रभु ने दिए हैं, तो आई डोंट थिंक इससे बेटर किसी की लाइफ हो सकती है। एंड आई थिंक आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि जिस पर वही बोले ना, जिस पर प्रभु की कृपा होती है उस पर सबकी कृपा होती है। तो लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। नहीं, मैं पहले ही घूम ली जितना घूमना था, अब नहीं घूमी हूँ, लेकिन देश विदेश सभी जगह अच्छा लगता था देखने में, कितना डेवलपमेंट है, कितना खूबसूरत है। लेकिन अपने देश से ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं है, हालांकि सुविधाएं नहीं है हमारे यहाँ। और बाहर जाइए, छोटी छोटी चीज़ के लिए इतनी सुविधा होती, लगता है वाह कितना अच्छा फाउंटेन है, कितना अच्छा माउंटेन है। लेकिन हमारे यहाँ कोई खूबसूरती में कमी नहीं है। लेकिन आप बाहर घूमते हैं, आप दूसरी जगह का कल्चर देखते हैं, फ़र्क तरह के लोगों से मिलते हैं। मेरे को अच्छा लगता था एक समय में, तो मैं सभी जगह घूमी हुई हूँ, देश में, विश्व में, सब जगह। बचपन के बाद तो बदल गई ज़िंदगी, जब से वो गृहस्थी से एक तरह से इस तरफ जुड़े हैं, तब से तो हॉबी बदल गई। जैसे कोई म्यूज़िक है, एक गाना, फ्लावर अरेंजमेंट, लोगों से कल्चरल प्रोग्राम्स में बहुत इंटरेस्ट रहता था। बस इतना घर ही में लगे रहते थे, फिर ज़्यादा कोई ऐसा हॉबी सोचने करने को मिलता नहीं था। फिर इधर लग गए तो बस यही एक हॉबी हो गई, किताबें पढ़ना, मतलब सब जो भी कुछ उस समय था। लेकिन धर्म को बहुत लोग सब अपनी अपनी दृष्टि से देखते हैं। मैं तो खुद नहीं पता आज तक कि धर्म क्या होता है। और ठाकुर जी की सेवा, भजन, कीर्तन, दैट इज़ नॉट धर्म। उसको मैं धर्म नहीं बोलती हूँ। वो एक आपके अंतर की जिज्ञासा है, एक प्रेम है प्रभु के प्रति। आई डोंट नो प्रेम को धर्म बोलते हैं क्या, लेकिन धर्म तो वही हुआ कि अपना दायित्व निभाना और ईमानदारी से। अगर प्राणी मात्र को आप सुखी रख सकते हैं, सबसे बड़ा धर्म है। तो धर्म एक जगह, रिलीजियस एक जगह, और मानवता अपनी जगह। मेरे जितने पूर्वज हुए हैं उनको मैं धार्मिक बोलूँगी कि अच्छे इंसान बोलूँगी, मुझे नहीं पता, बट दे वर सुपर। आज हम अपने परिवार में भी देखते हैं, डालमिया परिवार में, मैं बोलूँगी हर इंसान
मतलब आज के दिन जिसको आप 100% नंबर दें, उस परिवार के प्रभु की कृपा से सब बच्चे धार्मिक बोलिए या गुड ह्यूमन बीइंग बोलिए, सेम थिंग, एंड आई एम वेरी लकी। प्रभु की कृपा से होती है। हम तो हर चीज़ में बोलते हैं कि कृपा है प्रभु की, और वही कृपा ही एक फोर्स है जो चलाती रहती है। और मुझे तो लगता ही नहीं मेरी क्या एज है। युवा पीढ़ी को भी यही संदेश है कि अपना जो भी तुम्हारा ज़िंदगी का मिशन हो उसको अच्छी नीयत से काम करो, गलत काम मत करो, अधर्म का काम मत करो, अपने राह पर ठीक से चलो, अच्छी नीयत से काम करो और सब तरफ गुडनेस फैलाओ, सबको आदर दो, सबको प्यार दो, किसी का तिरस्कार नहीं करो और जीवन में कुछ बन के दिखाओ। ठाला जीवन मतलब मनुष्य योनि को ऐसे ही बर्बाद नहीं करो। डू समथिंग, बी समथिंग। स्कूल में आती हूँ, मैं 4-5 साल से आ रही हूँ और मेरा फोकस है कि मैं एकेडमिकली और अच्छा करूँ स्कूल को। हैंडीकैप बच्चे भी हैं यहाँ, नॉर्मल बच्चे भी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ये इंक्लूसिव एजुकेशन जो होता है ये बहुत कम जगह होता है, पर इसको हम लोग उस ऊंचाई पे ले जाएं कि ये इसी के लिए जाना जाए हर जगह, और किसी को भी इसकी ज़रूरत चाहिए हो तो वो यहीं आए नाम सुन के। ये बच्चे इतने पुअर बैकग्राउंड से आते हैं कि सबसे पहले मेरा ये रहता है कि ये अच्छे इंसान बने। यहाँ पर आते हैं तो गाली भी चलती है, चोरी भी होती है, सब होता है, तो उसमें से हम निकाल के इनको अगर गलत और सही का ही अंदाज़ बता दें, वही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद फिर वो पढ़ना सीखें। कई तो हैं हमारे अलुमनाई हैं, वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं कई, तो उन लोगों वो कहीं पहुँचे ही हैं, आखिर यहाँ से पढ़ के गए हैं। तो देखिए जो फाउंडेशन होता है कोई भी बच्चे का, वो पहले फॉर्मेटिव ईयर्स तो 5 इयर्स तक ही रहते हैं, उसके बाद फिर जो सीखो और वो आपका वो बढ़ावा होता है, पर बेसिक तो यहीं बनता है। तो कई हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया है, सबका मैं नहीं कह सकती हूँ, कई तो वैसे ही वापस उसमें चले जाते हैं बुरी आदतों में और सब में, पर बहुत अच्छा भी करते हैं। तो हमारी यही चेष्टा रहती है कि जितने से ज़्यादा को हम अच्छा कर सकें वो करें, क्योंकि अक्षय चैरिटेबल है तो हमें हमेशा पैसे की कमी रहती है और यही सोचना पड़ता है कहाँ से लाएं, क्या करें। अभी तो मैं वो सब बिल्कुल नहीं देखती हूँ या सोचती हूँ, क्योंकि अम्मा करती हैं सब, पर वो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। सब जानते हैं आप कि टीचर्स, बच्चे स्कूल कैसे चलाएं, मेंटेनेंस, इतने काम रहते हैं। मैं सोचती हूँ कि अपना प्रयत्न करना पड़ता है और बाकी भगवान करते हैं। तो प्रयत्न तो हर चीज़ के लिए करना पड़ता है, तो वो भरपूर हम लोग करते हैं सिंसियरली, और फिर तो उसके ऊपर उसके हाथ में है कि होता है कि नहीं होता है। कई बार नहीं होता है तो लगता है नहीं हुआ, पर फिर वो बाद में पता चलता है अच्छे के लिए नहीं हुआ। करने वाला तो भगवान ही है। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel